अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। चले भाई, सवाल ही सवाल करते हैं। बुक में एक सवाल होगा पुराना सा, सबसे पुराने से शुरू करते हैं, फिर आस्ता आस्ता बढ़ूंगा आगे। पुराना सा एक सवाल होगा 2008 का। वकार लिमिटेड, वकार लिमिटेड, स्प्रिंग 2008। स्प्रिंग 2008। हाँ जी, पहुंचे। वकार लिमिटेड के नाम से है, स्प्रिंग 2008 अटेम्प्ट का, IS 12। अच्छा, वो याद आया, वो ना एसोसिएट का एक सवाल कराते हुए ना, वो एक गलती हो गई थी। वो सॉल्यूशन तो खैर आपको दिए हुए हैं, उसमें तो ठीक ही है। मैंने किया था ऑटम 19 अटेम्प्ट का सवाल, एसोसिएट के लेक्चर आखिरी में। उसमें गुडविल निकालते हुए ना, इनकम स्टेटमेंट में तो ठीक कर दिया था, गुडविल निकालते हुए मिस हो गया था। गुडविल निकालते हुए कैश इन्वेस्टमेंट थी 1400, उसमें से 2 मिलियन वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस होनी थी। वो ऑटम 19 और एसोसिएट का आखिरी लेक्चर, उसमें किया था मैंने। इनकम स्टेटमेंट में ठीक कर लिया था, गुडविल निकालते हुए वो 2 मिस हो गया था। तो अगर रजिस्टर में है कहीं। अच्छा, और किसी ने कुछ पूछी थी बात, मैंने कहा था क्लास में याद कराना। आपने कुछ कहा था? आपने नहीं कुछ कहा था, वो सबसे आखिर। नहीं, आपको नहीं कहा था क्लास में पूछना है ऐसा कुछ? अच्छा, हाँ जी, पढ़ ले तो शुरू करूं। छोटा सा सवाल है यार, पढ़े तो मैं चलूं आगे। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 2006 और 7 का मांगा हुआ है, और इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें। मशीनरी और फर्नीचर का डाटा है, और एक दो छोटी छोटी चीजें वो प्रॉफिट वो है। करंट टैक्स निकालता हूं पहले। ये मैं कर रहा हूं, स्प्रिंग 8 है ना, स्प्रिंग 8 वकार लिमिटेड। करंट टैक्स 2007 और 2006, 2006 निकाल रहा हूं। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना? 30 मिलियन। अकाउंटिंग प्रॉफिट 30 मिलियन। और क्या है सवाल में जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट तक आए? शुरू से शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में सलाम दुआ है, ठीक है। दूसरे में ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग प्रॉफिट इतना था, ओके। प्रॉफिट इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स जो कि एग्जेम्प्ट हैं, तो
माइनस कर देते हैं, तो एग्जेम्प्ट गेन है 6 में कितना, 2006 में 8, ये कर देते हैं माइनस। अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यूज इतनी है 31 दिसंबर 5 की। मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, ओके, और नो एडिशन, ठीक है। मशीनरी की अकाउंटिंग डेप्शन 8 साल यूजफुल लाइफ स्ट्रेट लाइन, तो अकाउंटिंग डेप्शन कर देते हैं एड बैक, कितनी, मशीन की, मशीन खरीदी थी 200 की, वो ऊपर लिखा हुआ है 200, और लाइफ इसकी 8, 25, ये हो गई ऐड, और टैक्स डेप्रिसिएशन कर देते हैं लेस। अच्छा, ब्रैकेट में कर सकते हैं, लेकिन चूंकि डेफर्ड टैक्स भी निकालना है ना, और डेफर्ड टैक्स के लिए कैरिंग अमाउंट टैक्स बेसिस भी चाहिए, तो इसलिए तब तो चाहिए ही होगी, तो इसके लिए मैं अभी से ही वर्किंग कर लेता हूं। प्लांट एंड मशीनरी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 31 दिसंबर 5 बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी की कैरिंग अमाउंट, जी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस 90। आगे चलते हैं, 2006 की डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन ये 25, टैक्स डेप्रीसिएशन 10% रिड्यूसिंग 150, 81, फिर 31 दिसंबर 7 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 25, टैक्स डेप्रिसिएशन 8.1, 125। ये वर्किंग करके हमें डेप्रिसिएशन भी मिल गई, और चूंकि डेफर्ड टैक्स भी है ना, तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस भी चाहिए थी, इसलिए ये वर्किंग चला ली। इसी तरह से साथ ही फर्नीचर भी कर लेते हैं। फर्नीचर का आपको 31 दिसंबर 5 बैलेंस कैरिंग अमाउंट का कितना, 40, टैक्स बेस 45, एक 40.5, 31 दिसंबर 6 डेप्रीसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन फर्नीचर की 5, टैक्स डेप्रीसिएशन 4.05, 35, 36.45, फिर 31 दिसंबर 7 की डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 5 और टैक्स डेप्रिसिएशन 3.65, 32.8। ये कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस भी आ गई डेफर्ड टैक्स के लिए, और टैक्स डेप्शन और अकाउंटिंग डेप्शन तो चाहिए ही थी। तो टैक्स डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की 2006 की हो गई 9, अकाउंटिंग डेप्शन ऐड, टैक्स डेप्शन लेस। इसी तरह फर्नीचर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड 2006 की 5 और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस 4.05। और करंट टैक्स का सवाल में क्या है, 2006 का करंट टैक्स कैलकुलेट करते हुए और क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस हैं। $75 और करंट टैक्स निकालते हुए क्या है, बस। तो टैक्स प्रॉफिट बन गया $36.05 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया,
कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस, ये अब कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉस बन गया, और करंट टैक्स 0। ये हो गया 2006। कोई मुश्किल परेशानी? सवाल भी बहुत पुराना है, अब नया जमाना है, नया सवाल अभी कराना है। दो 2007 का पीबीटी कितना? 40। फिर दोबारा शुरू पहली लाइन से, एग्जैम्प्ट गेन था कितना? 10। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी की 25। टैक्स डेप्रिसिएशन 8.1। फर्नीचर की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन 3.65। और अब ये जो 6 का कैरिड फॉरवर्ड लॉस है, ये यहां ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बन गया 36.05। $12.2 पॉजिटिव। अब इस पे पड़ेगा करंट टैक्स। 2007 का टैक्स रेट कितना है? 3.66। ले जी, ये आ गया करंट टैक्स। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, करंट टैक्स। ओके, अब आते हैं डेफर्ड टैक्स पे। अच्छा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस चाहिए 6 और 7 का, तो उसके लिए चाहिए डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का बीडीसीडी दोनों। पहले 6 की बात करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी कोई भी है सवाल में गिवन है? कोई बैलेंस गिवन है? इसका मतलब सारे हमें खुद ही निकालने हैं।
तो 2006 का डेफर टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए 2005 का डेफर टैक्स भी निकालना पड़ेगा। 5 का क्यों? क्योंकि 5 का क्लोजिंग ईयर एंड पे डेफर टैक्स निकालेंगे तो वो 6 का बीडी होगा, और 6 का बीडीसीडी होगा तो डेफर टैक्स एक्सपेंस बनेगा। तो अब हमें डेफर टैक्स करने हैं तीनों साल का कैलकुलेट। डेफर टैक्स पहले करते हैं 31 दिसंबर 5। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और डीटीएल या डीटीए। क्या क्या है भाई एसेट और लायबिलिटी सवाल में? प्लांट एंड मशीनरी है, तो प्लांट एंड मशीनरी ये 31 दिसंबर 5 फर्नीचर। तो प्लांट एंड मशीनरी की कैरिंग अमाउंट हो गई 175, टैक्स बेस हो गई 90। फर्नीचर कैरिंग अमाउंट हो गई 40, टैक्स बेस हो गई 40.5। और कोई एसेट लायबिलिटी 2005 में नहीं। एसेट्स लायबिलिटीज के बाद कल फॉर्मेट में आखिर में एक चीज बताई थी, है कौन सा लॉस? कैरिड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं, कैरिड फॉरवर्ड। तो 5 में कैरिड फॉरवर्ड लॉस था, दिया हुआ है कितना, उसको यहां ही लिख लें सीधा। एसेट्स हैं कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 85 पॉजिटिव, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 0.5 नेगेटिव। अच्छा, अब सवालों के अंदर ना मोस्टली वो कह रहा है जी हर लाइन आइटम का डेफर टैक्स अलग बताएं। अब ज्यादातर वो ऐसे पूछ रहा है, तो चाहे ऐसे ही आदत रख लें, या अगर आपको ये लगता है कि हाँ पूछेगा तो हम कर ही लेंगे, अभी तो हमें सिर्फ एक नेट बैलेंस चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों का इंडिविजुअल निकाल के नेट टोटल कर लें, और ये भी कर सकते हैं कि इनका नेट करके फिर रेट लगा लें। दोनों बातें ठीक है। सुस्ती के मारे क्या कर लूं, टोटल करें, जबरदस्त टोटल कर लें 9.5 बस। और टैक्स रेट 5 में कितना था, तो ये बन गया डीटीएल 3.33 चले, ये हो गया 2005। अब हमें 2006 भी चाहिए, तो निकलेगा 2006 का डेफर टैक्स एक्सपेंस। एसेट्स लायबिलिटीज क्या क्या है, यही है, प्लांट एंड मशीनरी है, 6 में इसकी कैरिंग अमाउंट है ये। तो 6 में कैरिंग अमाउंट आ गई 150 और टैक्स बेस आ गई 81। फर्नीचर कैरिंग अमाउंट आ गई 35 और टैक्स बेस आ गई 36.45। कैरी फॉरवर्ड लॉस है 6 में है। अच्छा देखें, आपको ना अगर तो गिवन है तो वो यूज कर लिया, वरना कहां से पता चलना है, करंट टैक्स की वर्किंग से। तो 6 की करंट टैक्स की वर्किंग होगी तो उसमें कैरी फॉरवर्ड लॉस पता चल रहा है ये। तो 36.05 इधर डिफरेंस में ही लिख लें डायरेक्टली। कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 69, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 1.45 नेगेटिव, नेट करके रेट लगा लें 31.5 और रेट क्या हो गया था, 35 ही था, तो डीटीएल बन गया 11.03। तो चलें, अभी माहौल बना ही हुआ है तो पहले डेफर टैक्स ही निकाल लेते हैं, फिर एक्सपेंस निकाल लूंगा। आपके पास जगह है तो इसी के नीचे चल लें। डेफर टैक्स आ गया 31 दिसंबर 7 पे। क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज से यही है,
प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है, और अब तो कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं है। कैरिंग अमाउंट 2006 की, सॉरी 7 की 125 और टैक्स बेस 72.9। फर्नीचर कैरिंग अमाउंट 32.80। डिफरेंस कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 52.1, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 2.8 नेगेटिव, नेट कर लें 49.3 और टैक्स रेट 30, तो डीटीएल बन गया 8। दो 2006 बीडी 3.33, डीटीएल था इसलिए यहां 2006 का सीडी डीटीएल है इसलिए यहां, तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बन गया 7.70। 2007 ये सीडी हो गया बीडी और सीडी आ गया 14.80। टैक्स एक्सपेंस आ गया 3.77। हाँ जी, कोई बहुत मुश्किल काम क्यों, ये पुराना सवाल है। नहीं, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने को कहा था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आपने अकाउंट नहीं बनाना, वैसे ही डिफरेंस लेके निकालना, डिफरेंस लेके निकाल लें। फिर आपको मैं डिस्क्लोजर बता दूंगा ना, तो फिर टी अकाउंट की जगह आप वो भी बना सकते हैं। इसका डिस्क्लोजर बताऊंगा तो फिर टी अकाउंट की जगह अगर आप वो बना लिया करेंगे तो भी निकल आएगा टैक्स एक्सपेंस। जी, तो लायबिलिटीज किधर है, एसेट्स हैं। जल्दी जल्दी, बड़े सारे सवाल करने हैं। प्रोसीजर देख लें एक बार। करंट टैक्स निकालना है तो करंट टैक्स का तो सीधा से एक ही तरीका है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करना है। सारा सवाल पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक पढ़ें, जो जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो करें, टैक्स प्रॉफिट निकलेगा, रेट लगेगा। करंट टैक्स तो ऐसे ही है। डेफर्ड टैक्स के लिए हमें ईयर एंड के बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे, और अगर ओपनिंग नहीं दिया तो पिछले साल का क्लोजिंग भी निकालना पड़ेगा। चलें, इससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं लेवल। अब आ जाए इससे 4 साल आगे। हाँ जी, कहाँ आएंगे? 4 साल आगे। 4 स्प्रिंग 12 पे आ जाए।
एप्रीकॉट लिमिटेड, ये मुझे लग रहा है कि पहले एक दफा करंट टैक्स के लिए किया हुआ है। हाँ चलें, खैर दोबारा लिख दूंगा। स्प्रिंग 12 पढ़ लें। एप्रीकॉट लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2012 पढ़ लीजिए। रिक्वायरमेंट इसकी जो भी है, अभी बस मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि 10 और 11 का करंट टैक्स भी निकालना है और डेफर्ड टैक्स भी निकालना है। करंट टैक्स निकाल लिया था, दोबारा कर देता हूं, डेफर्ड टैक्स कराता हूं। हाँ जी पढ़ लिया होगा। स्प्रिंग 12 इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर नहीं सिखाया अभी, तो बस मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि 10 और 11 का करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स दोबारा कर देता हूं, बहुत पहले किया था आपने एक दफा, आप ही को दिया था करने के लिए। करंट टैक्स निकाल रहा हूं। अच्छा अभी एक स्टूडेंट कह रहा था, वो भी वैरायटी दिखा देता हूं। 2 साल को सॉल्व करना है तो आप बेशक बिल्कुल कर लें, 2011 2010 कॉलम बना लें। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना, 10 का 45 और 11 का 60। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग और टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू दी हुई है, ये हो गई कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। आगे अकाउंटिंग डेप्शन और टैक्स डेप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग डेप्शन एड बैक और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस। 10 में कितनी अकाउंटिंग, 9। 11 में अकाउंटिंग कितनी, 10। 10 में टैक्स, 11 में टैक्स 8। ड्यूरिंग द ईयर यानी 2011 में एक मशीन सेल हुई थी 3 मिलियन की, जिसपे 0.5 मिलियन का हमने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया था, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कर देते हैं रिवर्स 0.5। टैक्स वालों के नजदीक उसकी WDV 2 थी, तो 3 का बेचा, 2 बुक वैल्यू वाला, तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल आ गया
1। पॉइंट नंबर 4, कैपिटल गेन है जो कि एग्जेम्प्ट है, तो एग्जेम्प्ट को लेस कर देते हैं। 10 में कितना, 11 में 6। फिर उसके बाद बैड डेट एक्सपेंस ऐड करना होता है और बैड डेट राइट ऑफ लेस करना होता है। तो बैड डेट एक्सपेंस हो जाएगा ऐड, 10 में कितना, 11 में 5, और बैड डेट रिटर्न ऑफ 10 में 4, 3। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस किधर, इधर। तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है जी कितना, 19.25। अच्छा, इस अमेंडेड इसलिए लिखा हुआ मैंने क्योंकि सवाल में ना गलती थी, डिस्क्लोजर टैली नहीं बनता था, उनसे सवाल में गलती हो गई थी, इसलिए आई कैप का जो सोल्यूशन आया ना तो उसमें उसने डिस्क्लोजर का वो पोर्शन ही उड़ा दिया जो आउट होना था, तो मैंने फिर सवाल अमेंड करके डाल दिया। और कुछ बस, तो करंट टैक्स निकल आया। ठहरे, बस 7 कॉलम बनाने में ना सिर्फ एक मसला ये है, पहले ये कर लेना, क्या पता लॉस आ जाए। प्रॉफिट लॉस है, पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, अब हम वहां जा सकते हैं। कितना, 30.75 और इधर 58.5 और करंट टैक्स बन गया 35%, 10.76, 20.45, ये हो गया करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स, ये तो पहले भी किया था। डेफर्ड टैक्स 2010 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए आपको 9 का क्लोजिंग डीटीए दिया होना चाहिए था, दिया हुआ है नहीं, तो इसका मतलब हमें 9 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 9, अभी जैसे पहले 5 से शुरू की थी, तो मसला क्या आ गया, 9 का तो डेटा ही नहीं। 10 का डेटा है, वहां से रिवर्स चले जाएंगे। क्या क्या एसेट्स लायबिलिटीज हैं, एसेट्स लायबिलिटीज क्या क्या है सवाल में जिन पे डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करें। फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब पीपीई है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और आपको एक नोट लिखवाया था कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सवाल करते हुए लायबिलिटी ही की लिस्ट में रखना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, लेकिन 9 में ये था, 9 कर रहे हैं ना, ये था, तो 9 का डेटा नहीं है हमारे पास। चलें आगे चलते हैं, शायद आगे मिल जाए। 9 का डेटा नहीं है, 10 के बैलेंसेस दिए हुए, आपको पीपीई की कैरिंग अमाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10 के बैलेंसेस दिए हुए या 11 के दिए हुए, 10 के दिए हुए। तो चलो 10 के दिए हुए, तो 10 तो कैलकुलेट करें ना। डेफर्ड टैक्स 31 दिसंबर 10, पीपीई की कैरिंग अमाउंट कितनी, 95, टैक्स बेस 90, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9, टैक्स बेस 0 ही होती है,
प्रोविजन टैक्स बेस 0 ही होती है। 10 में कैरेट फॉरवर्ड लॉस नहीं है, तो बस 10 का डेफर्ड टैक्स हो गया। पूरा एसेट है, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 5, लायबिलिटी रखें इसको, टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट नेगेटिव है। अच्छा वैसे तो ये एसेट है, लेकिन ये जो है ना ये डेटर का नेगेटिव है, तो डेटर एसेट है तो दिस माइनस दिस करना था, लेकिन ये डेटर का नेगेटिव होता है, तो उसको उतना नेगेटिव चलाने की बजाय मैंने आपको कह दिया कि इसको लायबिलिटी की तरह सोच लें, तो करने में आसानी होगी। डिफरेंस आ गया और नेट कर लें बेशक, 4 नेगेटिव और टैक्स रेट 35, तो नेगेटिव है, इसका मतलब डीटीए 1.4 बस नेगेटिव, ये 10 निकल आया। अब हमें 11 भी नहीं पता और 9 भी नहीं पता। अच्छा इस सवाल में ना और पिछले सवाल में, ये फर्क दिखाने के लिए दोनों सवाल इकट्ठे करवा रहा हूं। पिछले सवाल की वर्किंग देखें अभी जो मैंने की थी, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी एक साल से दूसरे साल तक मूव करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज की है, और ये डेप्रिसिएशन सवाल में गिवन थी कि हमने कैलकुलेट की। क्यों कैलकुलेट कर पाए? क्योंकि हमें रेट बताया हुआ था कैलकुलेट करने के लिए। इस सवाल में कहीं कैलकुलेट करने के लिए बताया हुआ? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का रेट बताया कोई? डेप्रिसिएशन दी हुई है। ये जो पिछला सवाल था ना, इसमें आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया था, डेप्रिसिएट हम खुद कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया हुआ, तो फिर इसमें ये सवालों में ना, पीपी वाले सवालों में ये दो ही तरह की बातें होती हैं, ज्यादातर वैसे ये होता है। तो फिर हमें एक मूवमेंट से निकालनी पड़ेंगी फिगर्स। कैसे दिखाता हूं, पीपीई की मूवमेंट बनाता हूं। कैरिंग अमाउंट, वो जो एसेट स्केड्यूल कह लें, कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? पीपी का कब का बैलेंस दिया हुआ है? 10 के एंड का। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें तो 9 भी चाहिए, तो 31 दिसंबर 9 का बैलेंस पता नहीं। आगे 10 तक पहुंचते हुए क्या क्या हुआ होता ड्यूरिंग द ईयर? एडिशन ऐड हुई होती, डिस्पोजल लेस हुआ होता, डेप्रिसिएशन लेस हुई होती, तो आ जाते 31 दिसंबर 10 के बैलेंस पे। फिर आगे 11 तक कैसे पहुंचते? एडिशन ऐड होता, डिस्पोजल लेस होता, डेप्रिसिएशन लेस होती, और आ जाते 11 के बैलेंस पे। पीपी की मूवमेंट है। तो कुछ सवालों में आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया होगा, उससे खुद कैलकुलेट करके यहां तक पहुंचना होगा, और कुछ सवालों में आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट गिवन होगी, तो उसमें फिर हम लोग इस तरह से मूवमेंट कर रहे होंगे। अब इसमें से क्या क्या पता है? हमें कहां का बैलेंस पता है? ये वाला पता है। कैरिंग अमाउंट कितनी? 95, टैक्स बेस 90, डेप्रिसिएशन भी पता है कितनी? अच्छा 10 की कितनी है? अकाउंटिंग डेप्शन ये है, टैक्स डेप्शन ये है, तो हमें 10 की डेप्शन पता है, टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्शन 9 और 7। और क्या पता है? और क्या पता है? डिस्पोजल 10 में तो था नहीं, 11 में था, तो अरे ये 11 है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये 9 है, ये 7 है, और 11 में था 10 और 8, ये 2010 है और ये 2011 है। ये 11 है ना, तभी तो 31 दिसंबर 11 का बैलेंस है, ये 10 है। तो डेप्रिसिएशन पता है, लिख ली। और क्या पता है? डिस्पोजल
तो डिस्पोजल का यहां पर हमने एसेट की पीपी के स्केड्यूल में क्या लिखना होता है, जितने का बेचा फिर उसकी कैरिंग अमाउंट। तो जो बिका उसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी, 2.5, क्योंकि 3 का बेचा था और 0.5 का गेन कमाया था यानी 2.5। तो 2011 में बेचा था और उसकी अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट थी 2.5, जबकि टैक्स पर्पजेस के लिए उसकी डब्ल्यूडीवी क्या थी, 2। एडिशन कोई नहीं है और 2010 में डिस्पोजल भी कोई नहीं है, एडिशन भी कोई नहीं है। अब यहां से क्या पता चलेगा, यहां से आगे आ जाएंगे तो 11 निकल आएगा, वापस चले जाएंगे तो 9 निकल आएगा। $82.5 80 है 104.97। ये आगे पीपी की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। $104 और 97। यही वाला रेफर प्रोविजन के साथ भी है, तो उसके साथ भी हम जो जो पता है वो कर लेते हैं। प्रोविजन की हम लोग बनाया करते हैं वर्किंग। जी बताएं क्या क्या पता। चले जो जो पता है वो लिखते हैं। बैड डेट एक्सपेंस पता है 10 में, बैड डेट एक्सपेंस इधर आता है 7, राइट ऑफ यहां आता है 4। और क्या पता है, 11 का भी एक्सपेंस पता है, 11 के एक्सपेंस 5, राइट ऑफ 3। और क्या पता है, 10 का सीडी पता है, 10 का सीडी पता है कितना, तो फिर ये सीडी है तो ये आ गया बीडी। बस ये पता था तो अब बाकी भी पता लग गया। 11 का सीडी आ गया कितना 11, और 10 का बीडी आ गया जो कि एक्चुअली 9 का सीडी था 6। तो अब हो गई डेफर्ड टैक्स की चीजें पूरी। 9 का सीडी यानी 10 का बीडी ये बन गया 6 और इसकी टैक्स बेस 0 होती है। कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 7, टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट, और कैरिड फॉरवर्ड लॉस 19.25। जी 18.25 नेगेटिव, 35%, 6.39 नेगेटिव, और 11 का डेफर्ड टैक्स पीपीई 11 की कैरिंग अमाउंट 82.5, टैक्स बेस 80, 11 की प्रोविजन 11, टैक्स बेस 0, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस 2.5, टैक्स बेस माइनस कैरिंग अमाउंट माइनस 11, $2.98। तो ये तीनों साल में डीटीए ही है। $2010 बीडी
2010 का बीडी यानी 2009 वाला डीटीए है यहाँ 6.39, 2010 का सीडी फिर डीटीए है 4.99, 2011 ये सीडी आ गया बीडी और 8.5 किधर, ओह सॉरी 2.99, 2.99 इधर आ गया टैक्स एक्सपेंस 1 पॉइंट लेंज तो 99 लिखा हुआ है 98। अच्छा कौन कर जाता है यार ये काम। इसमें कोई खास मुश्किल, चले फिर और आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, इसको नोट कर लें फिर और करता हूँ। अभी आएंगे आगे सर। ये एसेट वाले के अंदर वो ये जो है ना, ये मैंने आपको चूंकि सिखाना शुरू किया है ना और शुरू के सवाल हैं तो इसमें कोई मुश्किलें ज्यादा नहीं थी। फिर आगे आएंगे तो उसमें टैक्स रेट्स भी चेंज हो रहे होते हैं और लॉज चेंज हो रहे होते हैं और वो इसलिए मैंने छोटे से शुरू किया, अब लेवल बढ़ाते जाते हैं। इसमें वो रिवैल्यूएशन इम्पेयरमेंट भी आएगी। जल्दी जल्दी नोट करें, एक सवाल और करा दूं। जल्दी भाई, नोटेड।
चलें थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा नहीं है, मतलब मुनासिब है। अभी अब मैं हम नए सवालों पे आ रहा हूं। ऑटम 21 पे आ जाए। ऑटम 21, लक्स लिमिटेड। ऑटम 2021, स्प्रिंग 20, ऑटम 21 भी है। ऑटम 21, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, एमएल लक्स नहीं, यानी ऑटम 21। बल्कि नहीं, कल नहीं, थोड़ा छोटा वाला कर लेते हैं इससे। नहीं, इससे छोटा वाला करते हैं ताकि पूरा तो हो ना, इस पे इंशाल्लाह बाद में डालेंगे हाथ। अच्छा, अब मैं आपको ना मंडे को रिवेलेशन मिक्स करनी है इसमें मैंने, तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिवेलेशन तो आती ही है, क्योंकि लीज तो आपने रिवाइज कर ही लिया हुआ है, तो इसलिए रिवेलेशन ही रह गई थी, वो भी आती ही है शायद। आप पढ़ लें स्प्रिंग 16, स्प्रिंग 16 फ्लोर एंड टाइल्स के नाम से। है देखे ना, लीज तो आपने रिवाइज कर ही लिया हुआ है, ये तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। चलिए हिम्मत तो करें पढ़ने की, है क्योंकि होमवर्क मैंने इसके अलावा देना है ना, इसलिए कह रहा हूं। अच्छा, नहीं देता होमवर्क, अभी तो पढ़ लेना, जिसकी बस होगी वो चला जाए, होमवर्क कर लेना ये वाला सवाल, हाथ पर पढ़ लें।
हाँ जी, अगर पढ़ना चाह रहे थे तो पढ़ लिया होगा। अच्छा, इतने सारे रश पे चलते हैं एक एक करके। पहले तो ये देख लें कि आपसे सवाल में रिक्वायर्ड क्या है। नोट तो वो मैंने नहीं बताया, बस मैं रिक्वायर कर रहा हूं कि 2015 ईयर बस करंट टैक्स निकाल दें और डेफर टैक्स निकालते हैं। डेफर टैक्स के लिए आपको 15 करना पड़ेगा और 14 भी करना पड़ेगा, या बस 15 ही करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने आप पे मेहरबानी की कि बैलेंस दे दिया, बस इसलिए मैं इसको छोटा सवाल कह रहा हूं। देखें, करना भी 1 साल है, करंट टैक्स भी 1 साल का निकालना है, चीजें ज्यादा हैं। चलो कोई नहीं, आपने कौन सा कहीं जाना है अभी। तो 2015 का करंट टैक्स निकालते हैं। स्प्रिंग 16 करंट टैक्स। पहले पैराग्राफ में सलाम दुआ आ गई, टेबल में पीबीटी आ गया, तो पीबीटी हो गया कितना? 80। उसके बाद प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर, ये क्या है? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर, ये ग्रेच्युटी एक्सपेंस है जो हमने मजीद बनाया है। तो ग्रेच्युटी एक्सपेंस हम लोग ऐड किया करते हैं, कितनी? 12। बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड कितना? 10। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, लेस कर देते हैं, कितनी? है जी? तो नहीं समझा, नहीं पूछा गया। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ डीटीएल, ओके। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस में काम आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, IAS 16 में आपने जिंदगी का कर्सा लगाया, तो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब इसमें निकालते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि पॉइंट 3 में उसने कहा है कि इस रेट से आप डेप्शन खुद निकालें। तो निकाल लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग बैलेंसेस दिए ना, डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस दे दिया, इसी वजह से अब हमें सिर्फ 2015 का डेफर्ड टैक्स निकालना है। बीडी है, सीडी निकालना है, और वो जो बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी के बीडी दिए हैं, आने होंगे किसी ना किसी वर्किंग में काम। बीडी बैलेंसेस है ना, यहां थोड़ी बीडी बैलेंसेस आने। हाँ, तो वो देखते हैं आगे, शायद पेमेंट आ जाए कहीं, तरतीब से चलते हैं ना। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये आ गए पीपीई के पॉइंट। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है, वो वाला सवाल आ गया जिसमें डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और ये आपने बहुत ज्यादा मेहनत से सीखा हुआ काम है। पीपीई का डाटा क्या है? पॉइंट नंबर 2 के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है, कब का? 1 जनवरी 13 का है कि 1 जनवरी 15 का? 1 जनवरी 15 का है भाई। वो तो वैसे ब्रैकेट में बता रहा है कि ये खरीदा 1 जनवरी 13 को था, ताकि लाइफ उसके हिसाब से आप देख सकें। तो ये ओपनिंग बैलेंस जो है ये 15 का ही है। अच्छा, इसमें ना एक थोड़ा सा डाटा की खराबी है, वैसे बच्चे इसमें 2 मतलब ले लेते हैं। ये जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पीपीई का, ये कॉस्ट दी हुई है कि बुक वैल्यू? हाँ, बस ये धोखा खा जाते हैं कि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कहीं एक्यूमुलेटेड का जिक्र नहीं है, तो वो लेते हैं कि ये कैरिंग अमाउंट है, जबकि उसने पॉइंट 2 शुरू ही कहां से किया है? दी कॉस्ट। तो इसलिए ये कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस है, यानी जो 15 के शुरू में प्लांट मौजूद है उसकी कॉस्ट 350 है, चला वो 13 से आ रहा है, लेकिन ये कॉस्ट दी हुई है। फिर जो मजीद खरीदा उसकी भी कॉस्ट बता दी, जो बेचा उसकी भी कॉस्ट बता दी।
तो ये कॉस्ट्स दी हुई है। अकाउंटिंग डेप्शन के लिए भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टैक्स डेप्शन के लिए भी करनी पड़ेगी। तो डेप्शन कैलकुलेशन आती है ना, अगर ड्यूरिंग द ईयर बेचा है तो रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल लगता है, और जो एडिशन डिस्पोजल है उस पे अकॉर्डिंगली जितने महीने, तो मैं फिर 3 तोड़ लेता हूं। अकाउंटिंग की कैलकुलेशन, अच्छा जिसको डेप्शन और किसी तरीके से आती है वो अपने तौर पे करना चाहे जरूर करे, मैं एक तरीके से करके दे रहा हूं। अकाउंटिंग की कैलकुलेशन कर रहा हूं, रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल लगाऊंगा, जो बिका उस पे अकॉर्डिंगली महीने लगाऊंगा, और जो खरीदा है उस पे भी अकॉर्डिंगली महीने लगाऊंगा। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह टेबुलर फॉर्मेट में करें, मैं वैसे ही बस एक तरीके से कर रहा हूं। जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या है 30, तो ये 350 में ही है ना, तो फिर 350 में से इसको अलग कर देते हैं, और 1 जनवरी 13 से चलाता हूं मैं, इसको कर लेता हूं 320, इसको कर लेता हूं 30। ये मैंने शुरू से ही दोनों चला दिए। शुरू से दोनों मैंने इसलिए चला दिए क्योंकि जो एसेट बिका है उसकी भी तो बुक वैल्यू और टैक्स डब्ल्यूडीवी चाहिए होगी गेन लॉस निकालने के लिए, इसलिए मैंने इसको अलग से चला दिया। 31 दिसंबर 13 पे डिडक्शन चार्ज हुई होगी, कितनी लाइफ थी इसकी, क्या रेट था? अकाउंटिंग कर रहा हूं अभी जी। 5%, कितना आ गया 16, और इसका फिर उसके बाद आ गया होगा 31 दिसंबर 14, 304 28.5, फिर आया होगा 31 दिसंबर 14, और उसकी डिडक्शन चार्ज हुई होगी, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो 16 1 पॉइंट, अच्छा इसकी डेट मेरा ख्याल है कुछ गड़बड़ है शायद, नहीं ठीक है 1 जनवरी थी। टू 8827, फिर उसके बाद ये जो 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, नहीं एक एडिशन ले लेता हूं बीच में, एडिशन कब हुई है 1 जुलाई को हो गई एडिशन, कितनी है 40, चले अब ये तीनों फिगर्स आ गई हमारे पास। 31 दिसंबर को अब जब 15 की डेप्रिसिएशन लेनी है ना, इस पे पूरा साल, इस पे जब बेचा है कब, हाँ तो इस पे 4 महीने, 1.5 मिलियन पूरे साल की थी तो 4 महीने की हो गई 0.5, और इस पे 6 महीने 1, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकल आई, और ये हमारे पास कैरिंग अमाउंट निकल आई, ये 272 26.5 और 39। अब यहां से मैं ना आपको पहले टैक्स वाला टेबल बना दूं, नहीं चलें इसी को समराइज करता हूं। डेप्रिसिएशन टोटल निकल आई कितनी 17.5, और ये जो बचे रह गए डेफर्ड टैक्स के लिए कैरिंग अमाउंट कितनी निकल आई, ये और ये तो बिक गया ना, ये तो डिस्पोजल की गेन लॉस निकालने में काम आएगा, कैरिंग अमाउंट अब ये होगी 272 प्लस 39 3, ये बन गई हमारी करंट टैक्स के लिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और डेफर्ड टैक्स के लिए कैरिंग अमाउंट। और बिल्कुल इसी तरह से टैक्स वाला टेबल चला लेते हैं।
1 जनवरी 13 कॉस्ट आ गई 320 30, 31 दिसंबर 13 डेप्रिसिएशन टैक्स वाला क्या है 10%, 32 3 2 8 8 27, फिर 31 दिसंबर 14 10%, 28.8 2.7 259.2 24.3, फिर 1 जुलाई को ये आ गया जिंदगी में 40, और अब जब 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन लेंगे, इस पे लेंगे 25.92, इस पे नहीं लेंगे। बाय डिफॉल्ट टैक्स डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस पे होती है और फुल ईयर बेसिस पे होती है। ये गया और ये 4, तो टैक्स बेस बन जाएगी 3.28 और ये बन गया 36। यहां से अपने दो चीजें निकाल लेते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन बन जाएगी 29.92 और टैक्स बेस बन जाएगी 233 को लेना है और 36 को लेना है 2.2। ये हदी पॉइंट नंबर है। फुल ईयर बेसिस होती है ना टैक्स में डेप्रिसिएशन, फुल ईयर बेसिस तो ये होती है। हाँ जी, फुल ईयर बेसिस, फुल ईयर खरीदा पूरा साल, बेचा कोई नहीं। अगर इसको कोई पूरा करने की ट्राई करना चाहे तो फायदा है। मैं तो आके अगली क्लास में कर ही दूंगा, कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो मैं इसको कल फिर मंडे को कंटिन्यू करता हूँ। क्या चीज ठीक करनी थी? टोटल कौन सा गलत? नहीं, वो तो मुझे वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट याद थी। टोटल कौन सा गलत आ रहा था? 130 कौन सा कह रहे हो? कंसोलिडेशन का सवाल कह रहे हो? टैक्स का तो बता देना यार, मुझे नहीं याद कौन सा कह रहे हो। हाँ, वो कल ना एग्जाम्पल 6 की थी, उसमें गलती कर दी थी। मैंने बनाया था 2021 और नहीं 22 और 23। पीबीटी लिखा हुआ था मैंने 1 लाख नेगेटिव और 180। फिर मैंने टैक्स लिखा था करंट 30 नेगेटिव था और इधर करंट था 24 और 30 पॉजिटिव था, और इसको मैंने लिखा था 54 और इसको लिखा था, गलती मैं ये कर गया था कि इसमें से टैक्स माइनस करना होता है ना, तो ये तो प्लस होके 70 बच जाएगा, वो मैं इसको 130 लिख गया था। देखें ये तो मैंने आपको टैक्स कहा है 54 है, अब 180 में 54 ऐड करूंगा, पीबीटी में इसको ऐड करूंगा, लेस ही करूंगा ना, तो ये तो लेस कर दिया था, ठीक, वो लेस करने की बजाय वो साथ ही मिला दिया था। भाई ये टैक्स नेट होगा ना इसमें से, तो ये ठीक लिख दिया था, यहां मैंने 130 लिख दिया था, वो 70 है। चलें ठीक है।
अल्लाह हाफिज़।